वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट का टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। दोनों भाषाओं में है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वैसे ही लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए ये अपडेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। जो भी बच्चे न्यू हैं, ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आप उनको हल कीजिए और आपका जो भी सुझाव रहे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा टेस्ट सॉल्व कीजिए। जो आपका स्कोर है तो वो बताइए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है और वो नहीं प्रिपेयर हो रहा तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप प्रिपेयर करके तैयार कर सकते हैं। एग्ज़ाम तक आपके ये मॉक टेस्ट चालू रहेंगे, आप इनको कंटिन्यू करते रहिए और इसके साथ साथ और भी जो क्लासेस आ रही हैं इस चैनल पर उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और ये पीसीएस जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का, और 2025 के लिए भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 1600 रुपये में आपको पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पेड क्विज हो गई, टेस्ट सीरीज़ हैं, आपका पूरा कोर्स जीएस और सीसेट का अवेलेबल मिलेगा। करंट अफेयर के साथ में सारी वीडियोस आपको मिलेंगी क्लासेस की, और मात्र 800 रुपये में आपको आरओ री एग्ज़ाम के लिए भी कोर्स अवेलेबल मिलेगा। आज के सेट का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंतखब उल तवारुख पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी है बदायूनी और ऑप्शन डी है मोहम्मद खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बदायूनी की है मुंतखब उल तवारीख, ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से जो कथन सही हैं उनका चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। सेकंड है, फिरदौसी सिलसिला बिहार तक ही सीमित था। थर्ड है, तानसेन फिरदौसी वंश से संबंधित थे। उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला और दूसरा कथन सही है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि तानसेन सत्तारी संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके बारे में अगर पहले और दूसरे कथन की बात करें तो दोनों सही हैं। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। ये सुरहावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी और फिरदौसी सिलसिला बिहार तक ही सीमित था। शेख सफरुद्दीन याह्या इस क्रम के अन्य महत्वपूर्ण संत में से आते थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, शहरी अवसंरचना विकास निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। सेकंड है, इस निधि का इस्तेमाल टियर फर्स्ट और टियर सेकंड शहरों में शहरी अवसंरचनात्मक व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य से किया जाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि देखिए, शहरी और संरचनात्मक विकास निधि से संबंधित जो जानकारी है वो उसमें क्या क्या होगा कि इस निधि का जो प्रारंभिक कोष है वो 10,000 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, इस धनराशि का जो प्रबंधन है वो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, जो कि पहला कथन था, सही था। वर्तमान में इसमें 459 जो टियर 2 शहर हैं और 580 टियर 3 शहर शामिल हैं। तो यहाँ पर टियर फर्स्ट और टियर 2 जैसा कुछ नहीं, यहाँ पर टियर 2 और टियर 3 होगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर और भी जानकारी की बात करूँ तो इस निधि का उपयोग स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, नालियों के निर्माण और सुधार आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की है? ऑप्शन ए हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन बी है फ्रेजर कमीशन, ऑप्शन सी है बटलर कमीशन और ऑप्शन डी है लायल कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लायल कमीशन। ये जो लायल आयोग है इसका गठन हुआ था 1897 में। सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और इस आयोग ने सिंचाई सुविधाओं के विकास की अनुशंसा की थी। 1935 में हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर आरबीआई अस्तित्व में आया था।
फिर बटलर समिति दी गई है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसने यह अनुशंसा की थी कि रियासतों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सर्वोपरिता को बरकरार रखना चाहिए। बात की जाए फ्रेजर समिति की तो इन्होंने पुलिस में उच्च स्तर पर भारतीयों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ पठार है और दूसरी तरफ देश हैं। पठार कौन कौन से हैं? तो पैटागोनिया है, अनातोलियन है, लोएस है और बवेरियन है। देश में अर्जेंटीना है, तुर्की है, चीन है और जर्मनी है। आपस में मैच करना है, नीचे कोड दिए गए, इनको देख करके करिए। इसका राइट आंसर आप मैच करने की कोशिश करेंगे अगर आपको एक भी पता है तो। सबसे पहले देखिए, जो पैटागोनिया डेजर्ट है ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। अनातोलियन डेजर्ट कहाँ है? तुर्की में है। आपको पहले ही आंसर मिल गया, ऑप्शन सी होगा। और लोएस कहाँ है? चीन में। बवेरियन है जर्मनी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 7वां क्वेश्चन है, अक्सर चर्चा में रहने वाला चंदुबी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है असम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी असम में। 8वां क्वेश्चन है कि गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच जो संवाद है इसका विस्तृत विवरण किसमें दिया गया है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी है ईशोपनिषद और ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दया भाग जीमूतवाहन, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी अश्वघोष, ऑप्शन सी सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट द्वारा और ऑप्शन डी है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। अब इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ये अष्टाध्यायी है ये अश्वघोष ने नहीं लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं था, बाकी सारे सही दिए गए हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है नागदशक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अजातशत्रु। तो प्रसेनजीत जो कोसलन राजा थे, इनकी मृत्यु के बाद कौशल का अजातशत्रु द्वारा मगध में विलय कर लिया गया था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है ललितादित्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी वासुदेव कर्ण और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अशोक ने। तो अशोक ने 250 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में श्रीनगर शहर जो उस समय पंडेथरन या पंड्रेथन गांव के नाम से स्थित हुआ करता था, इसका निर्माण कराया था इन्होंने। यह शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, ये कथन है। अब इसका कारण देखिए, क्योंकि तुगलक मुद्रा की जालसाजी को रोकने में विफल रहा था। अब नीचे दिए गए कूट को देख करके या कूट या कोड देख करके आपको सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देवगिरी पर अधिग्रहण करने के असफल प्रयास के बाद 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भारत में टोकन मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए थे जिनका मूल्य सोने और चांदी सिक्कों के बराबर था। बरनी के अनुसार अगर बात की जाए तो यह प्रयोग विफल रहा था, क्योंकि अधिकांश नागरिक सुनार थे और नकली सिक्के बनाना जानते थे, जिन्हें तुगलक नियंत्रित करने में विफल रहा था। 13वां क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी चित्तौड़ और ऑप्शन डी है ग्वालियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चित्तौड़। तो फतेहनामा चित्तौड़ 1568 में चित्तौड़ की विजय के बाद अकबर द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन देखिए, चंदेरी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला, खानवा की लड़ाई के बाद लड़ा गया था ये चंदेरी का युद्ध। सेकंड है, राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। थर्ड है, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया। अब बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा ये गलत हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध था, ये खानवा के युद्ध के बाद तो होता ही है, जिसमें मुगलों ने उत्तर भारत में अपना शासन मजबूती से स्थापित किया था। और चंदेरी का जो युद्ध है मुगल सम्राट था बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, ना कि राणा सांगा के बीच। और शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में बाबर की नेतृत्व वाली जो सेना था उसका हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन है, सत्यपीर आंदोलन का केंद्र क्या था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है गोलकुंडा।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल। सत्यपीर बंगाल में पाई जाने वाली एक विश्वास प्रणाली है जो इस्लाम और स्थानीय धर्मों के मेल से बनी है। 1494 टू 1538 तक शासन करने वाले हुसैन शाही राजवंश ने सत्यपीर या फिर एक सामान्य देवता की पूजा जो हिंदुओं के बीच सत्यनारायण के बराबर है इसकी शुरुआत की थी। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। बताना है निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब इसमें तराइन का तृतीय युद्ध दिया गया है, चंदावर का युद्ध दिया गया और रणथंभौर का युद्ध है। अब इन कोड को देख करके सही से अरेंज करना पड़ेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 213। कैसे? तो तराइन का युद्ध जो तीसरा वाला हुआ था वो 1216 में हुआ था। या युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इल्तुतमिश हुआ था और ताजुद्दीन यल्दुश के बीच लड़ा गया था। ठीक है। चंदावर के युद्ध की बात करें 1194 में हुआ। मोहम्मद गोरी और कन्नौज राजा था राजा जयचंद के बीच। रणथंभौर का युद्ध हुआ 1301 में। ये युद्ध हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी 213। चलिए 17वां प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीवाने रियासत नामक विभाग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के आर्थिक नियमों को लागू करने और बाजारों और कीमतों पर नजर रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी दीवाने रियासत, मतलब ये बाजार नियंत्रण विभाग था। 18वां प्रश्न है मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। राज्य में आमेर है, असम है, मेवाड़ है और मालवा है। सूची बी में हमीरदेव है, सुकाफा है, राणा कुंभा और हुशंगसा है। मैच करिए, कोड आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा? आमेर के लिए आमेर के हो जाएंगे हमीरदेव, असम सुकाफा, मेवाड़ राणा कुंभा इसके संस्थापक थे, मालवा के हुसंगसा थे। 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। 19th क्वेश्चन है कोलाचेल के युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह मैसूर के शासक मार्तंड वर्मन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। बी है यह पहली बार था जब किसी एशियाई शक्ति ने यूरोपीय सेना को हराया था। सी फ्रांसीसियों ने डचों के विरुद्ध वर्मन का समर्थन किया था। डी अंग्रेजों ने भी वर्मन की सेना के साथ कोलाचेल की घेराबंदी में भाग लिया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पूछा गया है। ठीक है, अब बताना है इसमें से। तो राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, यही सही नहीं है। तो यही राइट आंसर होगा कि यह जो त्रावणकोर के शासक थे मार्तंड वर्मन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर त्रावणकोर होगा ना कि मैसूर होगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए। कथन है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट है मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। थर्ड है वर्ष 1923 में बंगाल चुनाव में स्वराज पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। अब ऐसा दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 21वां प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1940। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1940। तो 24 मार्च 1940 को आयोजित मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया और भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिकल्पित संघीय योजना को खारिज कर दिया था। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। इंडिया अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी हो जाएंगी मैडम भीकाजी कामा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने लिखी इंडिया नेशन। अगला प्रश्न है 23वां। इसमें कई कथन दिए गए हैं और देख करके बताना होगा कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। पहला, सहायक संधि शब्द सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स द्वारा गढ़ा गया था। सेकंड है हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही दिए गए हैं आपको। सहायक गठबंधन की प्रणाली पहली बार 1740 के दशक में एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, इनके द्वारा शुरू की गई थी और हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक क्षेत्र के अन्य भारतीय राजकुमारों के साथ संधियां स्थापित की गई थी। बाद में वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन की योजना बनाई गई थी जो कि 1798 में लागू हुई और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासतों के बीच एक संधि थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वेद समाज,
ये श्रीधरलू नायडू ने स्थापित किया। ऑप्शन सेकंड है देव समाज, इसकी स्थापना शिव अग्निहोत्री ने की। थर्ड है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल तीसरा सही सुमेलित नहीं है। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पिंडारी की हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में पिंडारियों को वैतनिक रोजगार की पेशकश की थी? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है डफरिन और ऑप्शन डी है क्लाइव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेस्टिंग्स ने। 26th क्वेश्चन अब देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें भी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गुलामी कांत एलनबरो ने किया। सती प्रथा का उन्मूलन बेंटिक ने किया। थर्ड है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग लाया। शारदा अधिनियम लिनलिथिगो लाया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा अधिनियम लिनलिथिगो के द्वारा। 27th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए, फिर सही कथन का चयन कीजिए। पहला, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सेकंड है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को अपनाया गया था। थर्ड है 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य संप्रभु स्थिति या स्वशासन प्राप्त करना था, ठीक है। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अपनाया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचार्य ने। यहाँ पर इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, अवध किसान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसकी स्थापना 1920 में हुई। सेकंड है अवध किसान सभा की स्थापना दुर्गपाल सिंह ने की थी। थर्ड, इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ में स्थित था। इनमें से कोड देखिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया, माफ कीजिएगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। तो ये जो अवध किसान सभा, इसकी स्थापना औपचारिक रूप से बाबा रामचंद्र ने झिंगुरी सिंह जैसे अन्य किसान नेताओं की मदद से की थी, ठीक है। 17 अक्टूबर 1920 को यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रूर गांव में की थी। इसकी स्थापना ऐसे जमींदारों और तालुकेदारों के विरोध में की गई थी जो अत्यधिक कर लगाने की या फिर लगान की मांग किया करते थे। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 29th क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 लोग। तो 1946 में वेवल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उसके प्रमुख थे। किंतु वेवल के अनुरोध के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी कब? 1876 में। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आर्कियन चट्टानें पिघले हुए मैग्मा के जमने से बनती हैं। सेकंड है धारवाड़ की चट्टानें सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टानें हैं। इनमें से कौन सा कोट सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 32nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन बी सोमाली धारा, ऑप्शन सी अग्लुहाज धारा और ऑप्शन डी है इरमिंगर करंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ये इरमिंगर करंट है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, बाकी ये सारी हिंद महासागर की धारा है, मोजाम्बिक, सोमाली, अग्लुहाज। 33rd क्वेश्चन है, राफा क्रॉसिंग जो अक्सर चर्चा में रहती है, निम्नलिखित में से किसके बीच सीमा बनाती हैं? ऑप्शन ए मिस्र और गाजा पट्टी के बीच, ऑप्शन बी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, ऑप्शन सी मिस्र और इजराइल, ऑप्शन डी इराक और ईरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो राफा क्रॉसिंग है ये, इसके बारे में अगर बात करें तो मिस्र और फिलिस्तीन की गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। ये मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में उष्ण कटिबंधीय चेरनोज़ेम मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। सेकंड है चेरनोज़ेम मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। थर्ड है चेरनोज़ेम मिट्टी कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? और राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 35th क्वेश्चन देखिए, सारे कथन देख करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। सेकंड है शीत ऋतु में जेट धाराएं प्रबल हो जाती हैं। थर्ड है जेट धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। सही कथन का चयन करें और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी,
केवल पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि जेट स्ट्रीम तेज और शक्तिशाली वायु धाराएं हैं जो पूरी पृथ्वी को घेरती हैं, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाई जाती हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। 36 क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें सूची ए को सूची बी से मिलाना है। एक तरफ देखिए आपको दिया गया है माउंट एटना, माउंट किलाउआ और माउंट मेरापी, माउंट एरेबस। अब इनके स्थान पूछे गए, अंटार्कटिका, इटली, हवाई और इंडोनेशिया से मैच करना है। बताइए इनका कौन सा कोड सही होगा। चलिए, माउंट एटना आप सभी को पता होगा इटली में है, तो ए का 2 हो जाएगा। किस में दिया गया? ऑप्शन ए में। यही करेक्ट हो गया, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। माउंट किलाउआ कहाँ है? ये हवाई। माउंट मेरापी हो जाएगा इंडोनेशिया और माउंट एरेबस है अंटार्कटिका में। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मैग्नेटोस्फीयर वायुमंडल और आयनमंडल के बीच क्षेत्र होता है। सेकंड है मैग्नेटोस्फीयर और सौर पवन अचानक धीमी हो जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी मतलब दोनों करेक्ट हैं। मैग्नेटोस्फीयर वायुमंडल और आयनमंडल इनके बीच का क्षेत्र होता है, और ये जो मैग्नेटोस्फीयर है इसमें सौर पवन अचानक से धीमी हो जाती हैं। 38 क्वेश्चन अब देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एस्ट्रो ओपीडी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। तो वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जल्द ही एक ज्योतिष ओपीडी की शुरुआत की जानी है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र की मदा अर्थात मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एरिडीसॉल्स, ऑप्शन बी है मोलिसॉल्स, ऑप्शन सी वर्टिसॉल्स और ऑप्शन डी है अल्टीसॉल्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इसे मोलिसॉल्स बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो मोलिसाल होती है घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली एक तरह की मृदा है। इसमें गहरी उच्च कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ह्यूमस पोषक तत्व समृद्ध ये मृदा होती है। ठीक है, आमतौर पर इसकी जो गहराई है 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो यूपी का तराई क्षेत्र है, भारत के उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ये पाई जाती है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी अलसी और ऑप्शन डी है मूंगफली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मूंगफली। तो खरीफ या मानसून फसलें जून या जुलाई के महीने में बोई जाती है। काटी कब जाएगी? तो सितंबर माह में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? चावल, बाजरा, मक्का, रागी, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी खरीफ में आती हैं। ये जौ, सरसों, अलसी जो है, गेहूँ, ये सब रबी की फसल में आती हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कोयले की खान है, दूसरी तरफ इसके राज्य हैं। पहला जो कोयले की खान है वो तंदूर, मकुम, कोरबा, गिरिडीह दिया गया है। राज्य में असम, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है। तो आपको कोई एक भी पता है तो मैच करना शुरू कीजिए। जैसे कि कोरबा आप लोग को याद होगा छत्तीसगढ़ में है, तो कोरबा सी का 4 कहाँ पर दिया गया है? आप देखेंगे ये 2 ऑप्शंस में है, बाकी के 2 छोड़ देते हैं। बात की जाए गिरिडीह, तो ये झारखंड में है। अब इससे मैच कर सकते हैं डी का 2 कहाँ दिया गया है, तो डी का 2 और सी का 4 ए में दिया गया है। आप उसी को करेक्ट कर लेंगे। बच्चा क्या ए का 3 हो जाएगा, तंदूर का तेलंगाना, मकुम बचा, मकुम कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा असम में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 42nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी है सोनभद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ललितपुर में। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें एक तरफ थर्मल पावर प्लांट है और इसके स्थान दिए गए हैं। तो आंवला बरेली में है, राजा शाहजहांपुर में है, अनपरा ललितपुर में है और हरदुआगंज अलीगढ़ में है। इनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनपरा कहाँ है? तो अनपरा रिहंद और ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में स्थित है, ना कि ललितपुर में। चलिए 44th क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है रामगंगा, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है राप्ती और ऑप्शन डी है हिंडन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। ये किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर। 45th क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है लद्दाख। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लद्दाख। चांगपा जनजाति मुख्यतः लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र में पाई जाती है। इससे संबंधित लोग मुख्य रूप से चरवाहे होते हैं और याक और बकरियां पालने के लिए जाने जाते हैं। चलिए 46th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है मालप्रभा, ऑप्शन बी है प्राणहिता, ऑप्शन सी है मंजरा और ऑप्शन डी है इंद्रावती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालप्रभा नहीं है,
गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, गोदावरी की अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हो जाती पहले तो। नासिक के निकट ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों में बात की जाए तो प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता भी है, और इंद्रावती है, वर्धा है, मनेर है, साबरी है। सबकी सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अब ये मालप्रभा किसकी सहायक नदी? तो कृष्णा की है। कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें इसमें घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंग, भद्रा और मूसी, ये सारी सहायक नदी किसकी हैं? कृष्णा की हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न 47 है। कथन और कारण दिए गए हैं, देख करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। पहले कथन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में पाई जाने वाली मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। अब इसका कारण देखिए, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भारी वर्षा होती है। अब नीचे दिए गए कोड का यूज करिए और बताइए कौन सा सही कथन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ घाटी है, उनके राज्य दिए गए हैं। ए है बसपा हिमाचल प्रदेश में, बी है सौर उत्तराखंड में, और डी है कम्बम, यह है सिक्किम में। नीचे दिए गए कोड का यूज करिए और सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा सही है। बसपा हिमाचल प्रदेश में, सौर उत्तराखंड में। कम्बम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु के थेनी जिले में स्थित एक घाटी, ना कि सिक्किम में। 49 क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है, जब नदियां किसी केंद्रीय उच्च भूमि से सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रेलिस जल निकासी पैटर्न, ऑप्शन बी सेंट्रीपेटल जल निकासी पैटर्न, ऑप्शन सी रेडियल जल निकासी पैटर्न, या फिर ऑप्शन डी है आयताकार जल निकासी पैटर्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियल जल निकासी पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय जो बीच में जो क्षेत्र होता है वो ऊंचा होता है। इसके दौरान जो नदी की धाराएं केंद्रीय उच्च भूमि से सभी दिशाओं में बहती हैं। आपने अमरकंटक की पहाड़ी देखी होगी, मान लीजिए अमरकंटक की पहाड़ी है। इन पहाड़ियों से एक तरफ आप देखेंगे नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, महानदी निकलती है, अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। यही पैटर्न कैसा होता है? रेडियल जल निकासी पैटर्न होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। सेकेंड, ये अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली दुनिया की सबसे सक्रिय जल डमरू मध्य है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन सही दिए गए हैं। 52nd क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तेलंगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसमें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू हुई है, जिसमें 1000 रुपये महीने दिए जाएंगे महिलाओं को। 53rd क्वेश्चन है, लिथियम ट्रायंगल निम्नलिखित में से किस देश से मिलकर बना है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू, ऑप्शन बी उरुग्वे, बोलीविया और पेरू, ऑप्शन सी चिली, अर्जेंटीना और पेरू, ऑप्शन डी अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें अर्जेंटीना आएगा, बोलीविया और चिली भी आएगा। 54th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 16 जनवरी, ऑप्शन सी है 22 जनवरी और ऑप्शन डी है 31 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन ए थांगला पास, ऑप्शन बी है जोजिला पास, ऑप्शन सी बारालाचाला पास और ऑप्शन डी शिवकिला पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारालाचाला पास। इसमें क्या होता है, जास्कर रेंज में कुछ पहाड़ी पर स्थित ये दर्रा है और ये हिमाचल प्रदेश को लाहौल और स्पीति जिले में स्थित होने के कारण यह मनाली को लेह से जोड़ता है और यहाँ पर लेह मनाली राजमार्ग होकर के गुजरता है। 56 क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन का क्या कारण है? पहला स्टेटमेंट है समुद्र के तापमान में परिवर्तन, सेकंड स्टेटमेंट है सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक संपर्क, थर्ड है प्रदूषण, फोर्थ है अत्यधिक निम्न ज्वार। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे कारण हैं प्रवाल विरंजन का, या फिर कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं इसको।
57 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार का शक्ति दीदी अभियान संबंधित है। ऑप्शन ए महिला सुरक्षा से, ऑप्शन बी है महिला स्वयं सहायता समूह से, सी है महिला शिक्षा से और डी है महिला कौशल विकास से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये महिला कौशल विकास से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला सुरक्षा से जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश की महिला और बाल सुरक्षा संगठन शाखा की एक पहल है, एक अभियान है। पुलिस ने महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में युवा लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया है। 58 क्वेश्चन है, जैसा कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, रवांडा योजना रवांडा और किसके बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम और रवांडा के बीच। 59 क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्कैडर्ड स्पाइडर क्या है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली मकड़ी की एक प्रजाति, ऑप्शन बी है हैकिंग ग्रुप, ऑप्शन सी एक पनडुब्बी है या फिर ऑप्शन डी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो राइट आंसर आप क्या चूज करेंगे? ऑप्शन बी, ये एक तरह का हैकिंग ग्रुप है। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र वाली श्रेणी है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है और 21 नवंबर को याद रखिएगा विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी है मॉरिस गेवर, ऑप्शन सी है सर जॉर्ज नॉक्स और ऑप्शन डी है सर वॉल्टर मॉर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिस गेवर। ये क्या थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813 का। 63 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों पहले कथन देखिए फिर उत्तर दीजिए। पहला कथन है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। सेकंड है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा आयरिश संविधान से प्रेरित है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा, अर्थात ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ना कि आयरिश संविधान से, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 64 क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी है भाग 17, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी है भाग 20। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भाग 20 में संविधान का संशोधन। तो भाग 15 में क्या है? चुनाव है। भाग 17 में राजभाषाएं हैं। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए 65 क्वेश्चन है, मतलब 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला, प्रस्तावना न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है। सेकंड, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार अर्थात जो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 है, इसके द्वारा संशोधन किया गया है। थर्ड, प्रस्तावना में न्याय का उद्देश्य रूस से उद्धृत है। कौन से कथन हैं जो सही हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फिर पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन क्यों गलत है ये देखिए। तो 42वें संविधान संशोधन यहाँ पर होना चाहिए था, ना कि ये 44वें। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। 66 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2001। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 के तहत स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल ने 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्य किया था। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है। ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है गाजियाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर।
68 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है लखीमपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। सबसे ज़्यादा सीटें कितनी है? 12 हैं। 69 क्वेश्चन है, अंतर राज्य परिषदों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 263 में राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय है इसको प्रभावित करने के लिए एक हित राज्य परिषद की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अतः राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं यदि किसी समय उन्हें ऐसा लगे कि इसकी स्थापना से सार्वजनिक हित की पूर्ति हो सकेगी तो। अगला प्रश्न है, बजट के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है वित्त विधेयक का पारित होना, सेकंड है विनियोग विधेयक का पारित होना, थर्ड है अनुदान की मांगों पर मतदान और फोर्थ है विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा। कौन से इसमें कोड हैं जो सही दिए गए हैं? ये सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर सामान्य चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, अनुदान मांगों पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा, फिर वित्त विधेयक पारित होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी 4। किसी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का 25 वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2001। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू नहीं है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर में। 68 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी वाराणसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। 71 क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया है? पहला राजनीतिक लोकतंत्र, सेकेंड है आर्थिक लोकतंत्र, थर्ड है सामाजिक लोकतंत्र। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। इसमें आर्थिक लोकतंत्र और इसका उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची ए को सूची बी से मैच करना, एक तरफ आर्टिकल्स और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट दिए गए हैं। आर्टिकल 165 है, 153, 214 और 223 है। विषय में राज्यों के राज्यपाल है पहला, दूसरा महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय है। अब ये कोड आपके सामने है, इनके अनुसार आप मैच कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 165 महाधिवक्ता से रिलेटेड है, 153 राज्यों के राज्यपाल से, और जो आर्टिकल 214 है ये उच्च न्यायालय से रिलेटेड है, और आर्टिकल 223 मुख्य न्यायाधीश से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। 74 क्वेश्चन है, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी है वह 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं, सी है महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त होते हैं जो संसद सदस्य को उपलब्ध हों, डी है महाधिवक्ता को निजी कानूनी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यही कथन सत्य नहीं, इसलिए यही राइट आंसर होगा, क्योंकि संविधान में इनके पद पर जो बने रहने की जो अवधि है उसका निर्धारण ही नहीं किया गया है। 75 क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन देखिए, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और सेकंड है इसमें स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 76 क्वेश्चन है, जन सूचना अधिकारी को आरटीआई अनुरोध प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर आवेदक को जानकारी प्रदान करनी होती है? ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 45 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन और ऑप्शन डी 180 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 दिन। 77 क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया था? ऑप्शन ए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी है 42nd, सी है 44th और डी है 9th। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके ज़रिए से ये 1978 में याद रखिएगा हुआ था। इसके ज़रिए से जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं रह गया। 78 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 213, ऑप्शन बी है आर्टिकल 200, ऑप्शन सी आर्टिकल 167 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 201। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आर्टिकल 213। ये रिलेटेड है अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं और आर्टिकल 201 भी याद कर लीजिए, इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक का राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित रखा जाना दिया गया है। चलिए 79वां क्वेश्चन देखते हैं। मेटास्टैसिस इस शब्द में निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंध है? ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी लीवर सिरोसिस, ऑप्शन सी गुर्दे संबंधी विकार और ऑप्शन डी है कैंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका अर्थ कैंसर से रिलेटेड होता है। 80वां प्रश्न है या 80th क्वेश्चन है, वे धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती हैं वे है पारा और दूसरी धातु आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है गैलियम, ऑप्शन बी है बेरिलियम, ऑप्शन सी है यूरोपियम और ऑप्शन डी है मॉलिब्डेनम। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गैलियम भी। जिस प्रकार पारा तरल रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसी प्रकार गैलियम भी रहता है। 81वां क्वेश्चन एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, देख करके सही उत्तर चयन कीजिए। तापमान में वृद्धि के साथ तरल की चिपचिपाहट कम हो जाती है। इसका कारण है क्योंकि तापमान में वृद्धि के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब ये कोड देखिए और बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। किसी तरल पदार्थ की श्यानता उसके तापमान में वृद्धि के साथ कम होती जाती है, क्योंकि जब भी किसी तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और उसका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कमज़ोर हो जाता है। 82वां क्वेश्चन में अब है जोड़ा सुमेलित नहीं पूछा गया, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। एक तरफ नेशनल पार्क्स हैं, दूसरा उनका स्टेट है। बेतला झारखंड में है, बी है गिंडी उड़ीसा में है, सी है वंसदा गुजरात में है और डी अंसी कर्नाटक में है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये जो गिंडी नेशनल पार्क है उड़ीसा में नहीं है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, प्रयोगशाला में विकसित हीरे की भौतिक और रासायनिक गुण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के समान ही होते हैं। सेकेंड है, दुनिया के कुल हीरे के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 19% है। बताइए कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए 84वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नीली अर्थव्यवस्था के घटक हैं? पहला है नवीकरणीय ऊर्जा, सेकंड है मत्स्य पालन, थर्ड है अपशिष्ट प्रबंधन और फोर्थ है तटीय पर्यटन। तो राइट आंसर इन कोड को देख करके चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से सारे नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन, अपशिष्ट प्रबंधन, तटीय पर्यटन ये सब नीली अर्थव्यवस्था के घटक हैं। 85वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 16 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 21 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 16 सितंबर 2023 और ऑप्शन डी 28 जुलाई 2023। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 28 जुलाई 2023 को। 86वां क्वेश्चन है, इताई इताई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी है लेड और ऑप्शन डी है फ्लोराइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैडमियम। तो इताई इताई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण। 87वां क्वेश्चन है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्र के स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन बी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ऑप्शन सी है जल निकायों में प्रदूषण और ऑप्शन डी वर्षा पैटर्न में परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित है। 88वां क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नैरोबी केन्या और ऑप्शन डी है बर्लिन जर्मनी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं? पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ है ओजोन। नीचे दिए गए कोड का यूज़ करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहला और दूसरा। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सारे अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चोराव द्वीप जो कि भारत में एक संरक्षित मैंग्रोव क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है?
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गोवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। 91st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है सैपवुड जड़ों से पेड़ के अन्य भागों तक जल के स्थानांतरण में सहायक होता है। सेकंड है सैपवुड पेड़ की सबसे नवीन लकड़ी होती है। अब इन कोड को देखिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब राइट आंसर आपको इसमें चूज करना है सी, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 92nd क्वेश्चन है, भारत ने किन देश के साथ ऑपरेशन कैक्टस का संचालन किया था? तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन सी मालदीव। 93rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया था? ऑप्शन ए भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, सऊदी अरब और रूस, ऑप्शन सी भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें भारत है, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ये सारे मिलकर के डेजर्ट नाइट में पार्ट लिए थे। 94th क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी है अकबर। राइट आंसर ऑप्शन बी बाबर। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था 1528 टू 29 में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के शासन के ध्वजस्थलीय मुगल कमांडर थे मीर बाकी, इनकी द्वारा कराया गया था। 95th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुरादाबाद और ऑप्शन डी है आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में। तो यूपी के फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का निर्माण किया गया है ग्रेटर नोएडा में। 96 क्वेश्चन है, माता टीला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है सोनभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर में। तो ललितपुर जिले में माता टीला बांध पर 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र टुस्को लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाना है। 97 क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कौसाम्बी ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पाँचवा और ऑप्शन डी है 10वां। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दूसरा मिला है। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ फोटोग्राफी के लिए करते हैं, बी है सिल्वर आयोडाइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सी है सिल्वर क्लोराइड मिरर पॉलिश के लिए और डी है सिल्वर नाइट्रेट कैंसर का उपचार करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है कैंसर के उपचार के लिए दिया गया ये गलत है। ये होगा सिल्वर फॉस्फेट, जो कि कैंसर रोधी गुणों को प्रदर्शित करता है और कैंसर के उपचार में चिकित्सीय औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट था और यही राइट आंसर होगा। 99th क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है। सेकंड है, यह प्रतिमा पीतल की बनी है। थर्ड है, प्रतिमा तेलंगाना में स्थित है। इनमें से कौन से या कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। दूसरा गलत है क्योंकि ये कांस्य की बनी हुई है। तीसरा गलत है क्योंकि यह मूर्ति आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रक्त संयोजी ऊतक का एक रूप होता है। सेकंड है, रक्त का जो pH है वो 7 से अधिक होता है। अब बताना है कौन से कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 101st क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से भ्रूण का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B5, ऑप्शन सी विटामिन B6 और ऑप्शन डी विटामिन B9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B9। 102nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में सदैव द्रव्यमान का ह्रास होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कौन से कथन इनमें से सही है। राइट आंसर ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है तांबा,
ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है निकल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें चांदी नहीं होती जर्मन सिल्वर में, तांबा होगा, जिंक होगा और निकल होगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है और इसकी रेंज पूछी गई है कितनी है। ऑप्शन ए कमज़ोर और अनंत, ऑप्शन बी मजबूत अनंत, ऑप्शन सी कमज़ोर और कम, ऑप्शन डी मजबूत और कम। तो गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर होता है किंतु इसकी जो रेंज है वो अनंत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 105th क्वेश्चन है ब्लैक आर्म रोग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए है नींबू, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है मक्का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कपास हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 106 है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कलाइयों में पाई जाती है। ऑप्शन ए टार्शल, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी स्टेपीज और ऑप्शन डी कार्पल्स। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी कार्पल्स। जो कार्पल्स होती हैं कलाई की होती हैं, टार्सल टखने की हो जाएगी, स्टेपीज कान की होती है जो सबसे छोटी हड्डी है कान की, और ये जो स्कैपुला है ये कंधे की हड्डी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 107 क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का घटक नहीं है, अर्थात ये जो लिम्फ है उसका कंपोनेंट नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिकाएं और ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें लाल रक्त कणिकाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, इसमें प्रोटीन होगा, लवण होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, पानी, डब्ल्यूबीसीज अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती हैं लेकिन आरबीसीज नहीं होती। 108 क्वेश्चन है कष्टदायक श्वास को क्या कहते हैं, जो पेनफुल ब्रीदिंग है उसके लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी है डिस्पनिया, ऑप्शन सी है हाइपोपनिया और ऑप्शन डी है यूपनिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी डिस्पनिया बोलते हैं इसको। 109 क्वेश्चन है मांसपेशियों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी मैंगनीज और ऑप्शन डी है जिंक। राइट आंसर ऑप्शन बी पोटेशियम। 110 क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है सेरेब्रम और ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है। दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप इन सभी को नियंत्रित करने में ये सहायक होता है। 111 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके कारण जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। ऑप्शन ए टैपेटम ल्यूसिडम, ऑप्शन बी है रोडोप्सिन, ऑप्शन सी है रेटिनिन और ऑप्शन डी ऑप्सिन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टैपेटम ल्यूसिडम की वजह से। जानवरों की आंखें अंधेरे में इससे चमकती क्योंकि ये जो टैपेटम ल्यूसिडम होता है रेटिना के बगल में एक परावर्तक परत होती है और जो दृष्टि की संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है। 112वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है चेचक अरबो वायरस के कारण होता है। सेकेंड है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है ना कि अरबो वायरस से। 113वां प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ नृत्य शैली है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। नृत्य शैली में सत्रिया है, बी है छपेली, सी है मुनारी, डी है फगुआ। राज्य में उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तराखंड है और असम है। चलिए मैच करते हैं। देखिए जो सतनिया है ये असम से रिलेटेड है, छपेली उत्तराखंड से रिलेटेड है, मुनारी हो जाएगा उड़ीसा और फगुआ हो जाएगा झारखंड। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 4312। 114 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बौद्ध धर्म के हीनयान ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सेकेंड है हीनयान काल के दौरान स्तंभों और स्तूपों का निर्माण किया गया था। थर्ड है हीनयान का मानना था कि आत्मानुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा कथन सही है। बाकी जो पहला कथन है वो गलत है क्योंकि ये पाली भाषा में लिखे गए थे ना कि प्राकृत भाषा में। चलिए 115वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी लखीमपुर खीरी को नेपाल से अलग करती है। ऑप्शन ए है कोरियाला नदी, ऑप्शन बी है चौका नदी, ऑप्शन सी सरायन नदी या फिर ऑप्शन डी है मोहन नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन नदी। ये नेपाल से अलग करती है लखीमपुर खीरी को। इसके पूर्व में कोरियाला नदी है जो कि इसे बहराइच से अलग करती है। दक्षिण में यह सीतापुर और हरदोई है
ठीक है, इससे, और पश्चिम में पीलीभीत और शाहजहांपुर इससे सीमा साझा करता है। 116वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है आगरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झांसी में स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में, यूपी के झांसी में। इसे बाद में 1 दिसंबर 2014 को केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान नाम दिया गया। 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? नहीं आती पूछा गया है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी है जल आपूर्ति और डी है खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जल आपूर्ति नहीं आती, ठीक है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और मछली पकड़ना जो मत्स्य पालन के अंतर्गत आ गया, ठीक है, वानिकी वगैरह, ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। इसमें पृथ्वी के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री, इन सभी खनिजों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 118 क्वेश्चन है, अधिकतम अवधि जिसके लिए कॉल मनी उधार ली जा सकती है, कितने दिन के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 14 दिन, 15 दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी, 14 दिन के लिए। 119वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2017। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2016 में। 120वां प्रश्न है, डोगरा वास्तुकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो ये जो डोगरा वास्तुकला है, डोगरा हिंदू राजाओं के शासन जिन्होंने 1846 से 1947 तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया था, इनके शासन के दौरान जो निर्मित इमारतें हैं, संरचनाएं हैं, उनसे, उनके निर्माण से संबंधित हैं। 121वां प्रश्न अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कैमिलिट्स, ऑप्शन बी है मिलेट्स या कदन, ऑप्शन सी सहकारिता और ऑप्शन डी सतत विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमिलिट्स, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि 2023 को कदन वर्ष घोषित किया था, ठीक है, 2023 को। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला है स्टेटमेंट, निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेकंड है, हाल ही में स्मृति मंधाना को टीबी मुक्त भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। तो दीपा मलिक को निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय राजदूत बन गई हैं, इनको बनाया गया है। और निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 123 क्वेश्चन है, असत्य कथन बताना है। पहले सारे कथन देखिए। भारत में हाथियों की सर्वाधिक आबादी बताया जा रहा है केरल में है। बी है हाथी की स्टोन प्रजाति है। सी है जंगली एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। डी है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही कथन गलत है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक जो आबादी है वो कर्नाटक में है, ना कि केरल में है। 124 क्वेश्चन है कि पूसा 44 निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी है जौ। राइट आंसर ऑप्शन बी, धान की। 125 क्वेश्चन है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन सी है अरविंद विरमानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 127 क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जो हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ग्रीस और ऑप्शन डी मालदीव। राइट आंसर ऑप्शन बी, इटली। जो चीन की पहल है, इसको साइन अप करने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र है। चीन की विशाल बेल्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट पहल से हट गया है। ऑप्शन बी, इटली करेक्ट है। 128वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री
और अन्य मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तेलंगाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 129 क्वेश्चन है, आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा विश्व के सबसे किफ़ायती शहरों की सूची में जिन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया वे हैं? ऑप्शन ए चेन्नई और दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई और अहमदाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई और अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, 130वां प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश में पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वृंदावन और ऑप्शन डी है लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन सी वृंदावन में। 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो कथन सही है वो बताना है कूट को देखकर। पहला, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक विकार है। सेकेंड है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो टारगेट है ये 2047 तक है। तो 2047 तक जो ये सिकल सेल एनीमिया है इसका उन्मूलन करना है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? तो इसमें जो आरबीसीज होती हैं वो पहले तो राउंड शेप की होती हैं, लेकिन सिकल का मतलब होता है हंसिया। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं ये हंसिया के आकार की हो जाती हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन ये कैरी करती है वो बहुत घट जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया गया है। 132 क्वेश्चन है, पहले कथन देखिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। सेकेंड है, यह मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 133 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, देखिए एक तरफ माउंट एल्ब्रूज है, बी है सेरा नेवादा, सी है ब्लू माउंटेन और डी है तुबकाल। अब ये कहाँ पर स्थित हैं? पहला स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को और ईरान है। इनको मैच करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्ब्रूज कहाँ है? ईरान में। सेरा नेवादा है, ये हो जाएगा स्पेन में। ब्लू माउंटेन कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। और तुबकल है मोरक्को में। ऑप्शन डी करेक्ट है। 134 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है कानपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर में। 135 क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अम्बाला अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ऑप्शन बी है एमहर्स्ट, ऑप्शन सी है दिपन और ऑप्शन डी है लिटन। राइट आंसर ऑप्शन ए एल्गिन फर्स्ट के समय पर। 136 क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की खोज की थी 1766 में। 137 क्वेश्चन में, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 258, ऑप्शन बी आर्टिकल 267, ऑप्शन सी आर्टिकल 270 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 271। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 267। 138 क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किस पॉलीमर से होता है? ऑप्शन ए है रेजिन, ऑप्शन बी स्टायरीन, ऑप्शन सी केवलर और ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवलर द्वारा। 139 क्वेश्चन, अगरतला अखौरा रेल लिंक द्वारा त्रिपुरा को किस देश से जोड़ा जाना है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश से। 140वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित से निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला है राजस्थान, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा। अब इन कोड को देख करके सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान और त्रिपुरा से। मणिपुर से नहीं गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं जिनसे गुजरती है? तो ये 8 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 141 क्वेश्चन है, विंडरजी इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है नासिक। राइट आंसर ऑप्शन बी चेन्नई में।
142nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गोवा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा में आयोजित किया गया था। 143rd क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल ने किया था। सेकंड है, इसके अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। थर्ड है, उनके अनुयायियों का यह मानना कि आत्मज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। सही कथन चुनें। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। 144th क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है जया बच्चन, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, ऑप्शन सी शर्मिला टैगोर और ऑप्शन डी डिम्पल कपाड़िया। राइट आंसर ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को। 145th क्वेश्चन है, गलत कथन चुनें। पहला है, कपास एक रबी फसल है। बी है, कपास एक सूखा प्रतिरोधी फसल है। सी है, गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। डी, कपास में कीटों और बीमारियों का अत्यधिक खतरा होता है। कौन सा गलत कथन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास एक खरीफ की फसल है, ना कि रबी की। 146 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना, इसमें किस वर्ष आयु या किस आयु वर्ग के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना है? ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष और ऑप्शन डी 7 से 12 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए। 147 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। राइट आंसर ऑप्शन डी, 18 मंडल हैं कुल उत्तर प्रदेश में। 148 क्वेश्चन है, जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जजिया सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। सेकंड, इसे 16वीं शताब्दी में अकबर ने समाप्त कर दिया था। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा इसे पुनः बहाल भी कर दिया गया था। 149 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 371A, ऑप्शन बी आर्टिकल 371B, ऑप्शन सी आर्टिकल 371C और ऑप्शन डी आर्टिकल 371D। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 371C। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है शैल और ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। सामान्य अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल शामिल हैं। ग्रेनाइट और गैब्रो आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। आपके कोई डाउट हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, उन पर कॉल या मैसेज करके, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। 20% का डिस्काउंट चल रहा है। 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना है यूपी पीसीएस का या 2025, दोनों के लिए नए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।